आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट हिस्ट्री करवा रही हूँ, जिसमें अपन ने सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास उठाया है, मिडिवल हिस्ट्री उठाया है। मिडिवल हिस्ट्री में मैं आपको क्या क्या करवा चुकी हूँ। अभी आपके जो मुस्लिम आक्रमण जो हुए, सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो अरब आक्रमण किस तरीके से हुआ, पूरी स्टोरी बताई है और आपको स्टोरी सुन के काफ़ी मज़ा भी आया होगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से तुर्की आक्रमण होता है, किस तरीके से तुर्की आक्रमणकारी हमारे इंडिया में आक्रमण करते हैं, काफ़ी अधिक मात्रा में धन संपदा लूट कर ले जाते हैं। जैसे आपने सुना मोहम्मद, अगर बात करूँ तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, तो गौरी को जस्ट पीछे ही ख़त्म किया है। गौरी के बाद किस तरीके से भारत में यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि अजमेर का गवर्नर बनाकर जो है, अगर बात करूँ तो कौन छोड़ गया था, यानी कि मोहम्मद गौरी छोड़ के गया था। मोहम्मद गौरी के 3 जो गुलाम थे जो उसके काफ़ी वफादार रहे, जिन्होंने काफ़ी हेल्प की उसे भारत में आक्रमण करने में और धन संपदा लूटने में। जैसे अगर बात करूँ कुवाचा, दूसरा अगर बात करूँ बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे योग्य निकला तो कुतुबुद्दीन ऐबक निकला, जिसमें आपने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसे अल अजीज कुकी ने कहाँ से खरीदा था, निसापुर जो है अफगानिस्तान में, निसापुर गुलामों का बाजार जहाँ पर गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी, वहाँ से अब्दुल अजीज कुकी के द्वारा खरीदा गया था। जिसे अब्दुल कुकी के द्वारा क्या किया गया, उसको शिक्षा दी गई और उसको क्या किया गया, कुरान की शिक्षा दी गई और एक ही बार में सारा कुरान उसको याद हो जाता है। इसी आधार पर कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं, तो कुरान यानी आप बात कर सकते हैं तो कुरान खां के नाम से जाना जाता है। अन्य जो नाम है ऐबक का मतलब मैंने आपको बताया था चंद्रमा का देवता होता है, याद रखना है क्योंकि पूछा गया है पेपर में, इसीलिए आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद आपने देखा कि लाख बख्श क्यों कहा गया, क्योंकि इसके दरबार में कोई भी अगर कुछ मांगने आता था तो ये लाखों में दान देता था, इस कारण से इसको लाख बख्श बोला गया, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मैं दिल्ली सल्तनत मतलब गुलाम बख्श यानी कि स्लैब डायनेस्टी को पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि दिल्ली में किस तरीके से सल्तनत की स्थापना होती है, कौन कौन से वंश यहाँ पर स्थापित होते हैं, ये आपको पहले क्रम से लगाने के लिए पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। पूरा क्रम किस तरीके से लगाने को पूछा जाता है तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। वही खिलजी वंश आपको पढ़ना है, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और लोधी वंश। ये जो 5 वंशज हुए हैं, इन्होंने दिल्ली सल्तनत मतलब इनको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, मतलब दिल्ली पर इनके द्वारा शासन किया गया, ये आपको याद रखना है। वही अगर मैं आपको बताऊं तो किस तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये 2 से 3 बार आपसे पूछा जाएगा एमपी में, तो ये फेवरेट क्वेश्चन है एमपी व्यापम में, यानी कि चाहे एमपी पुलिस हो चाहे एमपी एसआई हो, कोई भी अगर एमपी में वैकेंसी आती है तो उनमें ये क्वेश्चन हमेशा डाला जाता है कि मतलब दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंशज को क्रम से लगाइए। तो क्रम से लगाने के लिए आपको ट्रिक दे दी मैंने, गुल खा तस्ले में, यानी कि गुल से हो गया आपका गुलाम वंश, खा का मतलब हो गया खिलजी वंश और ता मतलब तुगलक वंश, सा मतलब सैयद वंश और ले मतलब लोधी वंश। तो क्या याद रखना है, गुल खा तस्ले में, मतलब आपको जो गुल खा तस्ले में या फिर या यूँ कहें कि गुल खा तस्ले में याद रख सकते हो, तो आपको याद रखना है गुल खा तस्ले में। एक बार मेरे साथ बोलिए, गुल खा तस्ले में, याद हो गया। तो गुल का मतलब हो गया गुलाम वंश, खा का मतलब खिलजी वंश, ता का मतलब आपका हो गया तुगलक वंश, सा का मतलब सैयद वंश और आपका ला का मतलब लोधी वंश हो गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इस में का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं आपको इस तरीके से लिख भी सकते हैं, गुल खा का मतलब खिलजी, खा ता सा ले, ठीक है। गुल खा तस्ले में, इस में का मतलब कुछ नहीं है, तो गुल खा तस्ले में आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ये आपको ट्रिक आपके माइंड में बैठा लेनी है। किस तरीके से 1206 से 1290 तक कौन सा चलता है, आपको गुलाम वंश याद रखना है। वहीं आगे खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चलता है, वहीं तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चलता है। सबसे लंबा पीरियड टाइम रहता है तुगलक वंश का, पूछा भी गया है सबसे लंबे टाइम, यानी कि सबसे लंबे टाइम तक कौन सा वंशज रहता है, तो आपको याद रखना तुगलक वंश। सैयद वंश 1414 से 1415 यानी कि 1451 तक, वहीं 1451 से
1526 तक कौन सा चलता है, लोधी वंश। ठीक है, अब उठाते हैं अपन गुलाम वंश को, पूरा डिटेल में देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आज पूरी जानकारी देते हैं, कौन कौन से निर्माण कार्य कराए गए, जस्ट अभी देखते हैं। अब देखते हैं दिल्ली में अपन देखने वाले हैं कि जो स्लैब डायनेस्टी है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो स्थापित किया गया था, तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या क्या निर्माण कार्य किए गए, किसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया, ये आपके मन में क्वेश्चन भी आता है और पूछा भी जाता है कि किसकी याद में इसका निर्माण होता है। तो ये और कुतुब मीनार कितनी मंजिला है, यानी कि 5 मंजिल है। पहली मंजिल का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ये सारे जो आपके मन में डाउट रहते हैं वो आप क्लियर करेंगे अब। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता दिया है कि कुरान खां, लाख बख्श और हातिम के नाम से जाना जाता है। ये आपको कल के वीडियो बता दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि इसके द्वारा जो स्लैब डायनेस्टी है 1206 में स्थापित कर दी जाती है और इसका जो शासनकाल है 1206 से 1210 तक रहता है, ये आपको याद रखना है। वहीं इसकी राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी इसने, क्योंकि आपको पता है अजमेर का गवर्नर था, अजमेर, लाहौर और दिल्ली, यहाँ के जो अमीर थे, अमीरों के कहने पर इसने नई डायनेस्टी स्थापित की थी। क्योंकि गौरी के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो गौरी साम्राज्य, गौरी के द्वारा जीते गए विजित प्रदेशों पर शासन कर सके, तो इससे आग्रह किया। तो इसने क्या किया, एक नई डायनेस्टी स्थापित की जिसका नाम क्या था, गुलाम डायनेस्टी या स्लैब डायनेस्टी। आप मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको गुलाम या स्लैब डायनेस्टी ही क्यों बोला गया। एक्चुअल में इसको एक गुलाम के द्वारा स्थापित किया गया था। गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो आपको पता है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसी कारण से इसको नाम दिया गया गुलाम, यानी कि स्लैब डायनेस्टी नाम दिया गया। बख्तियार खिलजी के बारे में आपने सुना होगा, तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इन दोनों को ध्वस्त किया था। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि एक किसका मतलब गुलाम था, तो आपको याद रखना है बख्तियार खिलजी, यानी कि बख्तियार खिलजी इसके द्वारा क्या किया गया, नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय इन दोनों को ध्वस्त किया, इनको टूट फूट जो की ये इनके द्वारा की गई। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं, चलो आगे चलते हैं। इसकी राजधानी, तो इसने अपनी राजधानी लाहौर रखी। तो राजधानी पूछी जाती है लाहौर। भाई दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक, मतलब बात करें तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कौन सा शासक ऐसा है जिसके द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की गई। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप याद रखना है कि दिल्ली का एकमात्र शासक जिसने ना सुल्तान की उपाधि धारण की और ना ही अपने नाम के किसी भी अपने नाम के ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की कोई मुद्रा या सिक्के नहीं जारी किए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हो गया आपका, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया हो, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत पूरे इतिहास में से अगर आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, आपको बस आधुनिक और मध्यकालीन में भी आपको क्या, दिल्ली सल्तनत और आपको जो मुगल वंश यानी कि मुगल डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक अगर नहीं भी पढ़ते हो, बाकी पूरा इतिहास आपको बोरिंग लगता है, लेकिन इनमें आपको इंटरेस्ट जगाना है। मैं आपको पूरा किस कहानी के रूप में बता रहे हैं, तो कहानी तो स्टोरी तो सबको ही इंटरेस्टेड लगती है, तो ये आपको देखना है। तो क्या किस तरीके से याद रखना है, ये गुलाम था, इस कारण से गुलाम ने स्थापित किया था, इस कारण इसको गुलाम डायनेस्टी बोला गया, स्लैब डायनेस्टी बोला गया, ये याद रखना है। लाहौर राजधानी इसने रखी। इसके बाद इसने क्या किया, किसी प्रकार की कोई उपाधि धारण नहीं की, ना ही किसी प्रकार के कोई सिक्के चलाए। तो ये पॉइंट आपका क्लियर। वही निर्माण कार्य में अगर बात करते हैं तो इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आप पढ़ते हो ना 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा, ये याद रखना है। लेकिन इससे पहले ये क्या था, अजमेर में बिग्रहराज यानी कि बीसलदेव के बाद जो बिग्रहराज चौथे नंबर के थे, चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, बिग्रहराज फोर्थ, उनके द्वारा यहाँ पर अजमेर में क्या बनवाया गया था, एक स्कूल बनवाया गया था। तो इसने क्या किया, उसको तुड़वा कर या उसका रिफॉर्म करके इसने क्या कर दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक नाम दे दिया उसको। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या, इसका पुनः रिकंसिस्टेंस बोल सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं, तो इनके द्वारा किया गया। तो सिंपल सा पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है अजमेर में। किसके द्वारा बनवाया गया, तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अभी यहाँ प्रेजेंट में क्या होता है, या अभी यहाँ प्रेजेंट में इनकी याद में, किसकी याद में, यानी कि पंजाब शाह संत, एक जो सूफी संत हुए होंगे पंजाब शाह संत, इनकी याद में क्या किया जाता है, यहाँ पर उर्स मतलब मेला होता है। अगर
अगर बात करें ऐसे अरबी भाषा में तो इस उर्स का मतलब उर्स होता है, उर्स मतलब मेला होता है। तो आपको याद रखना है 2.5 दिन का जोबड़ा अजमेर में। यहाँ पर अभी प्रेजेंट में पंजाब शायर जो संत हुए हैं उनकी याद में यहाँ पर मेला लगता है। उसके बाद दिल्ली में अगर बात करते हैं तो दिल्ली में आपको पता है कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। वहीं कुतुब मीनार, बात करते हैं कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार 5 मंजिला है, 1 2 3 4 5 मंजिला है। 5 मंजिल में से पहली जो नींव रखी गई, पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई। उसके बाद 2 3 4 यानी कि 2 से लेकर 4 तक इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। उसके बाद जब चौथी मंजिल खराब हो जाती है, मतलब थोड़ा बिजली चमकने की वजह से, ऐसी कहानी है कि बिजली चमकने की वजह से क्या होता है, ऊपर वाली जो चौथी मंजिल थी वो मतलब टूट हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो इसको फिर से रिफॉर्म किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक, यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और उसके बाद इसको भी सूझा कि हम अपना नाम कैसे करें, तो इसने भी 1 मंजिल और बनवा दी। तो इसने क्या किया, 5वीं मंजिल और बनवा दी। क्वेश्चन पूछा जाता है पहली मंजिल किसके द्वारा बनवाई गई, नींव किसके द्वारा रखी गई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। वहीं 4 तक किसके द्वारा बनवाया गया, तो आपको इल्तुतमिश और वहीं फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया, 4वीं और 5वीं। ठीक है। अब कुतुब मीनार किसकी याद में, सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो सब जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको बनवाया गया, लेकिन क्वेश्चन ये आता है किसकी याद में इसको बनवाया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया है। एक संत हुए सूफी संत कुबुतुद्दीन बख्तियार काकी। तो याद रखना है कुबुतुद्दीन बख्तियार काकी, नाम ही ऐसा है, थोड़ा पढ़ने में मतलब बोलने में वो लग रहा है। तो बख्तियार काकी भी याद रख लोगे तो भी चल जाएगा। तो इतना याद रखना है कि एक सूफी संत हुए हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, इनके द्वारा कुतुबुद्दीन के द्वारा कुतुब मीनार का नाम रखा गया। देखो नाम में भी क्या है, उन संत के 3 शब्द मिल रहे हैं, तो वही है। ठीक है। वहीं चौगान खेलते समय सभी जानते हैं कि पोलो का खेल यानी चौगान खेल रहा था और कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर जाता और ये क्या स्वर्ग सिधार जाते हैं, यानी कि मृत्यु हो जाती है इनकी, ये याद रखना है। कब, 1210 में। इसके बाद अगला शासक यानी कि इसका पुत्र आराम शाह आता है। आराम से आया, आराम से चला गया, मतलब यूँ कहें कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था यानी कि आराम शाह, ये थोड़ा सा मतलब योग्य शासक नहीं था। इसको हटाकर कौन बनता है, आपको पता है, इसका गुलाम कहें या इसका दामाद कहें, कुतुबुद्दीन के यानी कि आराम शाह के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश शासक बनता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कल इसके बारे में पूरी कहानी, किस तरीके से इसने शासन किया, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अपने नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स ज़्यादा टाइम तक चलते हैं और अच्छे से याद रहते हैं। तो तैयार रहना है हमें हमेशा, कभी भी कोई भी वैकेंसी आए आपको उसे जाने नहीं देनी है, आपको हमेशा तैयार रहना है। और ये चीज़ें तो आपकी नॉलेज ही बढ़ाएंगी, इसीलिए अपने नॉलेज को बढ़ाएं और हमारे साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। थैंक यू। कितने अधूरे धीरे धीरे रंग सजा के